हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। हमने न्यूक्लियर की थ्योरी कंप्लीट कर ली थी। अब मैंने ऐसा सोचा कि गेट के न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं। तो उसका पार्ट 1 मतलब आधे न्यूमेरिकल्स मैंने इस वीडियो में बनाए हैं। आधे न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें हैं जो मैं बता देती हूँ। एक तो ये कि मैंने ऐसा सोचा कि गेट के, नेट के, जेस्ट और जो भी दूसरे एग्ज़ाम्स हैं, थोड़े बहुत उनके न्यूमेरिकल्स ले लेंगे जो भी ठीक लगते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स तो ऐसे जो हम थ्योरी की थी ना उसके साथ में कवर कर चुके हैं ना, तो उनको वापस रिपीट नहीं कर रहे। एक दो क्वेश्चन मैंने रिपीट किए हैं जो मेरे को लगा कि ठीक है रिवाइज हो जाएंगे। बाकी उनको रिपीट नहीं किया है, जो बचे हुए वो लिए हैं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे ज़्यादा ईजी लगे या फिर कुछ लगा तो मैंने वो स्किप कर दिए हैं। तो आप लोग देखिएगा, इसको वीडियो को अच्छे से शेयर कीजिएगा, क्योंकि क्या है, थ्योरी बहुत से लोगों ने बहुत बार सेल्फ भी पढ़ी होती है, पर न्यूमेरिकल्स में कुछ ना कुछ कहीं से सीखने को मिल ही जाता है। कोई ना कोई न्यूमेरिकल ऐसा होता है जो हमसे नहीं होता है, तो उसमें हेल्प हो जाती है। और एक और बात, कुछ बच्चों ने मतलब कमेंट आया था कि एटमी स्टार्ट करते ईएमटी मैकेनिक्स, और मुझे सोशल मीडिया पर एफबी पे बोला था कि थर्मल स्टार्ट कर दो मैम। तो ऐसा है कि मैंने ऐसा सोचा कि एटमिक या थर्मल, इन दोनों में से ही हम लोग कोई एक पेपर स्टार्ट कर देंगे। अब कौन सा स्टार्ट करना है वो आप लोग बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा मुझे, एटमिक या थर्मल इन दोनों में से ही। कोई दूसरा सब्जेक्ट अभी हम स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि मेरे को इसी के लिए ज़्यादा बोला है, तो इसी को कर लेते हैं। छोटा पेपर भी जल्दी आ जाएगा, तो पार्ट सी में बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि अब एग्ज़ाम का वो आपको कुछ बता नहीं सकते अभी, तो इसलिए। तो अभी तो हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो द क्वेश्चन फर्स्ट है, द मीन मोमेंटम ऑफ अ न्यूक्लियन इन अ न्यूक्लियस विथ मास नंबर ए वेरीज एस। ये क्वेश्चन हम पहले थ्योरी के टाइम पे कवर कर चुके हैं, लेकिन मैंने वापस ऐड किया है, तो शॉर्ट में वापस बता देती हूँ मैं। मीन मोमेंटम जो होता है वो किस ऑर्डर का होता है, उसमें जो अनसर्टेनिटी होती है न्यूक्लियन की बात करें ना, उसका मीन मोमेंटम अनसर्टेनिटी का ऑर्डर का होता है। अब अनसर्टेनिटी के लिए देखिए, हम लोग हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी एक्स, ठीक है। अब वो इसमें हम अनसर्टेनिटी ग्रेटर देन इक्वल एच क्रॉस बाय 2 होती है। हम ऑलमोस्ट इसको किसके बराबर लेके चलते हैं, एच क्रॉस के बराबर। इस टाइप के जो न्यूमेरिकल्स आते हैं ना, उसमें नॉर्मली उसको हम एच क्रॉस ही लेके चलते हैं इक्वल टू में, अप्रोक्सीमेट में, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, डेल्टा पी एक्स इज नियरली इक्वल टू एच कट डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। अब अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, अब हमको पता है कि न्यूक्लियस है, इसमें जो न्यूक्लियन है इसकी रेडियस मान लेते हैं आर है, तो 2r तक जा सकता है, 2r टोटल डिस्टेंस कवर कर सकता है किसी भी तरीके से, ठीक है। तो ये नियरली किसके बराबर हो गया, एच क्रॉस डिवाइडेड बाय 2r, एच क्रॉस डिवाइडेड बाय 2। अब r क्या होता है, r नोट ए टू द पावर 1/3 होता है रेडियस न्यूक्लियस की, ठीक है। यहाँ पर a क्या है, मास नंबर है, तो यहाँ पर इसको पुट करती हूँ, तो r नोट ए टू द पावर 1/3। इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा पी जो है वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया, ए टू द पावर -1/3 के। ये अनसर्टेनिटी ही मीन मोमेंटम, और इसका जो ऑर्डर होता है वही मीन मोमेंटम होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है, ए टू द पावर -1/3। सेकेंड क्वेश्चन देखिए अब, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ इंट्रैक्शन पोटेंशियल वी आर बिटवीन टू क्वार्क्स इनसाइड अ न्यूक्लियन। तो दो क्वार्क्स से उनके बीच में जो इंट्रैक्शन पोटेंशियल होती है उसका फॉर्मूला हम पहले जब क्वार्क पढ़ा था उस टाइम पे कर चुके हैं ना। तो क्या चीज़ होती है उसमें, देखिए पोटेंशियल वी आर क्या होता है, -a/r प्लस बी आर, ठीक है। ये दो टर्म होती है, इसमें ये टर्म का रीजन तो क्या होता है, बिकॉज न्यूक्लियर फोर्सेस जो है आर शॉर्ट रेंज एंड डिक्रीज विथ डिक्रीजिंग डिस्टेंस। इसको हम पहले कर चुके हैं, तो मैं एक बार वापस, क्योंकि क्वेश्चन लिखा है तो बता देती हूँ। बी आर जो है उसका रीजन क्या है, ये जो टर्म आ रही है मल्टीप्लाई में, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्सेस जो होते हैं वो लॉन्ग रेंज पे रिपल्सिव कैरेक्टर क्या हो जाते हैं, बिकॉज न्यूक्लियर फोर्सेस will be of repulsion type at long range, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द बेरियन नंबर ऑफ प्रोटॉन, लेप्टॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन, बेरियन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेप्टॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो बेरियन नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन एक बेरियन है तो बेरियन नंबर क्या हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा। लेप्टॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन तो बेरियन है, लेप्टॉन नहीं है, तो लेप्टॉन नंबर इसका 0। फिर बेरियन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बेरियन है क्या, वो तो लेप्टॉन है, तो 0 और लेप्टॉन नंबर इलेक्ट्रॉन का 1, तो 1 0 0 1 रेस्पेक्टिवली। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना। इसका तो हो गया बी ऑप्शन, -a/r + br, और इसका हो जाएगा 1 0 0 1 ये वाला। फिर हमारा क्वेश्चन है कि न्यूक्लियर फोर्सेस आर, न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टी के बेस पे सिंपल क्वेश्चन है ये, स्पिन डिपेंडेंट एंड हैव नो नॉन सेंट्रल पार्ट, और इसी तरह से चारों ऑप्शन दे रखे हैं। तो हमको पता है कि न्यूक्लियर फोर्सेस जो होते हैं वो स्पिन पर डिपेंड करते हैं, तो ए और बी में से होगा। फिर उसमें नॉन सेंट्रल पार्ट होता है या नहीं होता है, वो नॉन सेंट्रल पार्ट होता है, उनमें टेंसर पार्ट होता है, इसलिए न्यूक्लियर फोर्सेस स्पिन डिपेंडेंट होते हैं और इनमें नॉन सेंट्रल पार्ट होता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद है द स्पिन एंड पैरिटी ऑफ 4 बेरिलियम 9 न्यूक्लियस एज प्रेडिक्टेड बाय द शेल मॉडल आर रेस्पेक्टिवली। सिंपल शेल मॉडल पढ़ा था तब हमने सीखा था स्पिन और पैरिटी निकालना। तो 4 बेरिलियम 9, प्रोटॉन कितने हैं इसमें 4, न्यूट्रॉन कितने 9 - 4 5। अब ऑड क्या है, न्यूट्रॉन जो है वो ऑड है। अब हमने सीक्वेंस जो बनाया था वो क्या था हमारा एस पी पी डी एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पर हाफ 3/2 1/2 5/2 ये मैंने एक्स्ट्रा लिखा है। अभी हम देखते हैं हमको कितने की रिक्वायरमेंट है। ये जे है, यहाँ पर 2J+1 फिल होते हैं यानी 2, यहाँ पर 4। अब यहाँ पर चाहिए क्या, हमको 5 ही फिल करना है, 2 यहाँ पे आ गए और 3 यहाँ पे आ गए, तो लास्ट वाला किस में गया P3/2 में गया, लास्ट वाला P3/2 में गया। इसका मतलब इसकी जो स्पिन पैरिटी वो क्या हो जाएगी, एक तो 3/2 तो स्पिन, और पैरिटी क्या हो जाएगी, तो पी पैरिटी कैसे दी जाएगी -1/L से दी जाएगी, तो -1/L की वैल्यू पी के लिए क्या होती है 1, तो -1 यानी नेगेटिव, नेगेटिव यानी ऑड आ जाएगी, तो 3/2 एंड ऑड। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यूक्लियस ऑफ द एटम बेरिलियम 49, सेम चीज़ है ना, कंसिस्ट ऑफ, इसमें हमको दे रखा है कि कितने क्वार्क है, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क कितने हैं, वो हम लोग को बताना है ना। तो देखिए इसमें हमको पता है, अभी हमने देखा था प्रोटॉन कितने 4 है, न्यूट्रॉन कितने 5 है। अब अगर हम क्वार्क स्ट्रक्चर देखें इनका कैसा होता है, तो प्रोटॉन का क्वार्क स्ट्रक्चर क्या होता है U U D, और न्यूट्रॉन का कितना होता है U D D। क्वार्क स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करूं, वैसे बता चुके हैं पूरा, मैं जब क्वार्क पढ़ाया था उसी टाइम पे, फिर भी देख लीजिए, क्योंकि ये बेरियन है तो क्यू 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 टाइप का होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में हम इसमें देखते हैं कि बेरियन नंबर तो क्यू 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 से कंजर्व हो जाएगा। चार्ज की बात करते हैं हम, और स्ट्रेंजेस वगैरह की बात करते हैं सबकी, तो स्ट्रेंज है क्या, ये नहीं है, तो एस तो आएगा ही नहीं, केवल चार्ज कंजर्व कराना है, तो यू का 2/3, इस यू का 2/3, इसका -1/3, तो +1 हो जाएगा। इसी तरीके से इसका, अब इसके अंदर क्या टोटल ये न्यूक्लियॉन्स हैं, अब इसमें अप और डाउन क्वार्क कितने होंगे जो हमको बताना है। तो इसका मतलब क्या हुआ 4 है ये, और इसका एक का स्ट्रक्चर UUD होता है, तो इस केस में 4U, तो ये ध्यान समझना ना, 4 है 4U, तो ये 4U, ये टोटल कितने हो गए, इसमें तो 8U, और D कितने हैं 4D। ठीक है, इसमें देखें तो U कितने 5 और D कितने 2 बार आ रहे हैं, और 5 है अपने पास में न्यूट्रॉन्स, तो D कितने हो जाएंगे 10D। इसका मतलब अप क्वार्क जो है वो तो हो गए 13, और डाउन क्वार्क जो है वो कितने हो जाएंगे 14 हो जाएंगे। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो गया 13 अप क्वार्क्स एंड 14 डाउन क्वार्क्स। ओके, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन इज पॉसिबल, इनमें से कौन सी न्यूक्लियर रिएक्शन पॉसिबल है। ठीक है, तो देखिए ये वाली तो वैसे ही हट जाएगी, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है β+ यानी E+ जो बोलते हैं ना वो तो आ रहा है, लेकिन साथ में इसके साथ में न्यूट्रिनो नहीं निकल रहा है, तो ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है। उसके बाद में बचे हुए को हम देखते हैं, तो देखिए इसमें तो क्या हुआ कि इसमें क्या होता है, हमको पता है कि मास नंबर सेम रहना चाहिए, और जेड जो है वो अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो जेड Z+1 में चेंज होता है, और अगर
ये पॉजिट्रॉन निकल रहा है तो एक कम हो जाता है इस तरीके से, है ना। तो ये हो सकता है, या इसमें तो दोनों चीज़ें सेम ही रहेगी तो पॉसिबल नहीं है। इसकी बात करते तो इसमें मास नंबर 14 13 डिफरेंस आ गया। इसमें देखिए मास नंबर इधर भी 13 है, इधर भी 13 है। यहाँ पर जेड यानी ए की वैल्यू सेम रहती है, ए की वैल्यू सेम है। फिर जेड जो है वो पॉजिट्रॉन निकला है तो एक कम होगा, तो यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 6, एक कम हो गया है। इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। ओके, अब देखिए एन एटॉमिक बॉम्ब, ये जो क्वेश्चन है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब हो सकता है कुछ लोगों को इजी लगे, हो सकता है कुछ लोग कंफ्यूज हैं, तो ध्यान से समझना, है ना। एन एटॉमिक बॉम्ब कंसिस्टिंग ऑफ यूरेनियम 235 एक्सप्लोड्स। एक एटॉमिक बॉम्ब है, उसमें यूरेनियम 235 के एटम्स है, ठीक है, वो एक्सप्लोड होता है एंड रिलीज एन एनर्जी ऑफ 10⁻14 जूल। उससे टोटल एनर्जी कितनी निकली है वो बताई गई है 10⁻14 जूल, ठीक है। इट इज़ नॉन दैट ईच यूरेनियम 235 विच अंडरगोज फिजन रिलीजेस 3 न्यूट्रॉन्स। अब इसमें ऐसा है कि हर यूरेनियम 235 जिसका फिजन हो रहा है उसे 3 तो न्यूट्रॉन्स निकलते हैं और 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट उससे एनर्जी निकलती है। फर्दर ओनली 20% ऑफ यूरेनियम 235 एटम्स इन द बॉम्ब अंडरगोज फिजन। फर्दर क्या होता है कि जो टोटल जो इसमें एटम्स थे ना, एटॉमिक बॉम्ब में जितने भी एटम्स थे यूरेनियम के, उनमें से केवल 20% का ही फिजन हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया। एक एटॉमिक बॉम्ब है, उसमें यूरेनियम के बहुत सारे एटम्स हैं, वो जब एक्सप्लोड होता है उससे एनर्जी कितनी रिलीज हुई, इतनी 10⁻14 जूल। अब जब एक एटम की बात करते हैं तो ईच यूरेनियम जो उसका जो फिजन होता है ना, तो उससे 3 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं और 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलती है। और जो टोटल इसमें थे उनमें से ओनली 20% जो है एटम्स, उनका ही फिजन होता है। क्वेश्चन समझ में आया। इस केस में हमको क्या निकालना है, फर्स्ट इसमें 2 क्वेश्चन आए हुए थे, है ना, पूछे हुए थे 2 क्वेश्चन। फर्स्ट तो पार्ट था, उसमें पूछा गया था द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रिलीज इन इज अबाउट, हाँ, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने निकले, ये फर्स्ट चीज़ है। तो देखिए टोटल एनर्जी हमको पता है, एक फिजन में कितनी एनर्जी निकलती वो हमको पता है। तो जब हमको टोटल पता है, एक ही पता है, तो हम ये बता सकते हैं कि नंबर ऑफ फिजन्स कितने होंगे, राइट। तो देखिए सॉल्यूशन, नंबर ऑफ फिजन्स इक्वल्स टू टोटल एनर्जी 10⁻14 जूल, ये जूल में है ना, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। और नीचे क्या होगा, एक फिजन से ईच फिजन होता है कितना होता है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 200। अब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करना है, तो मेगा के लिए 10⁻6, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए 1.6 इंटू 10⁻−19। तो ये जूल से जूल कैंसिल हो जाएगा, इसको भी मैंने जूल में चेंज कर दिया। अब इस चीज़ को सॉल्व करते हैं, देखिए लिख ही देती हूँ, 10⁻14 और इधर क्या है 6, ठीक है। इस कैलकुलेशन को आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ। ये जो मैंने सॉल्व किया था तो ये आ रहा था 1/3.2 इंटू 10⁻25, पूरी कैलकुलेशन एक ही, ठीक है। ये हो गए नंबर ऑफ फिजन्स, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रिलीज। अब नंबर ऑफ फिजन्स इतने हो रहे हैं, एक फिजन में कितने न्यूक्लियस निकलते हैं, न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, सॉरी 3 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमको निकालना है, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल्स टू 1/3.2 इंटू 10⁻25, ये तो है ही, एक में कितने 3 निकले, तो सिंपली इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर इसमें आएगा नियरली 9.3 समथिंग आ रहा है इंटू 10⁻24, ठीक है। तो पॉइंट का वो जितना एक्यूरेसी उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं आप। तो इसका ऑलमोस्ट आंसर क्या आ रहा है, ये वाला आ रहा है, बी वाला, ठीक है। तो क्वेश्चन सिंपल था, बस समझने का था। नंबर ऑफ फिजन्स निकाले हमने, टोटल एनर्जी से एक में रिलीज होने वाली एनर्जी को डिवाइड करके, फिर टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने थे, तो हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये तो था इसका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा गया था, ये देखिए, द मास ऑफ यूरेनियम 235 इन द बॉम्ब इज अबाउट। अब वो जो बॉम्ब था उसमें यूरेनियम का टोटल मास कितना था, तो देखिए हमको ये पता पड़ गया है यहाँ पर कि नंबर ऑफ फिजन्स कितने थे, यानी कितने यूरेनियम जो है वो उस टाइम पे उनका फिजन हो रहा था।
तो यहाँ से हम अगर इसको एक के मास से, मतलब इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, एक का मास निकाल सकते हैं। और जब हमको सारे इनके नंबर ऑफ फ्यूजन्स के अकॉर्डिंग मास पता चल जाएगा कि कितना है, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए नंबर ऑफ फ्यूजन्स निकले हैं, तो इसका मतलब टोटल इतने एटम्स जो है उनका फिजन हुआ है। टोटल एनर्जी और एक एनर्जी का मतलब टोटल इतने का फिजन हुआ है। अब जब हमको पता पड़ेगा कि टोटल इतने का हुआ है और हमको क्या है, इनका मास, क्योंकि हम अभी बताऊंगे मास कैसे निकालते हैं, इनसे हम इनका मास निकाल लेंगे। अब जब इनका मास आ जाएगा तो देखिए ये केवल ओनली 20% ऑफ एटम्स इन द बॉम्ब अंडरगोज फिजन, यानी टोटल जितने थे उनके केवल 20% का ही फिजन हुआ है। तो हमको क्या टोटल निकालना है, तो हमारे पास अभी तो केवल 20% आएंगे। मैं सॉल्व करके बताती हूँ, ज़्यादा क्लियर होगा। ये ध्यान रख लीजिए, टोटल कितने हैं हमारे पास, 1 डिवाइडेड बाई 3.2 इंटू 10⁻25, ठीक है। अब देखिए हमको मास निकालना है, तो मास में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले वो है तो टू कैलकुलेट मास डिवाइड बाय Na/A। किसको डिवाइड करना है, वो जो अभी हमने नंबर ऑफ फ्यूजन्स निकाले हैं, यानी टोटल कितने हमारे पास एटम्स थे, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, लिख देती हूँ यहाँ पे, नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय Na/A, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स कितने आ रहे थे, 1 डिवाइडेड बाय 3.2 इंटू 10⁻25 आ रहे थे, ठीक है। उसको हम Na/A से डिवाइड करना है। Na क्या होता है, अवागाद्रोस नंबर, क्या होगा 6.02 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय ए। तो डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू यहाँ पर क्या, मास नंबर 235 है, तो ये हो गया 235, ठीक है। इस कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं ना हम, तो आता है 1219.8 ग्राम, ग्राम में आता है ना, किस में आता है, इस तरीके से करने पर ग्राम में आता है। अब हमको इसको किलोग्राम में चेंज करना है, तो ऑलमोस्ट 1.21 जो भी आगे मान लेना किलोग्राम हो गया है ना। अब देखिए ये क्या है, 20% का मास आया है और हमको क्या निकालना है, बॉम्ब में टोटल कितना था। तो मान लेते हैं कि लेट टोटल इज एक्स। मैं बहुत सिंपल तरीके से बता रही हूँ, मतलब जैसे हम बहुत छोटी क्लासेस में सॉल्व करते आए थे वैसे, ताकि इजीली समझ में आ जाए। मान लेते टोटल एक्स है, तो ये क्या है, एक्स का 20% हुआ, तो 20% ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1.2 किलोग्राम। कैलकुलेशन में ज़्यादा हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं ना एग्जाम में, क्योंकि जो ऑप्शन है वो इतने क्लोज नहीं है। तो 20% ऑफ एक्स इक्वल्स टू दिस इम्प्लाइज दिस 20/100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 1.2 डिवाइड करें 5, इसको उधर भेजेंगे तो एक्स कितना हो जाएगा, 12×5 = 60। ये हिंदी ज़्यादा हो गई। एक्स इक्वल्स टू नियरली 6 किलोग्राम है ना, पूरा सॉल्व करेंगे तो ये लगभग 6.1 किलोग्राम के बराबर आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया इसका, 6.1 किलोग्राम। अब अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज अलाउड, इनमें से कौन सी रिएक्शन अलाउड होगी। तो जब ये आता है ना, सबसे पहले सब चेक करने मत बैठ जाना, क्योंकि जब ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि कौन सी चीज़ें तो काम की है, कौन सी नहीं है, किन चीज़ों को देखना है ना। तो इसमें देखिए यहाँ पर एक ही लेप्टोन है, दूसरा लेप्टोन नहीं है, तो लेप्टोन नंबर कंजर्व होगा क्या, नहीं होगा, तो ये रिएक्शन हो ही नहीं सकती। अब यहाँ पर ठीक है, ज़्यादा डीपली मत देखो तो भी ये देखोगे बेरियन तो एक ही है, दूसरा बेरियन है ही नहीं, तो यहाँ पर ऑब्वियसली बेरियन नंबर जो है वो कंजर्व नहीं होगा। इस केस में वापस देखते हैं हम, तो ये मेजोन है, ये फोटोन है, वापस सेम प्रॉब्लम आएगी। इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि दो बेरियन है, पायोन से चार्ज कंजर्वेशन देखें हम, तो यहाँ पर क्या है, प्रोटॉन का ये बाहर है तो -1 हो जाएगा। तो ये तीनों तो हमने देखा कि वैसे ही गलत है ना, तो आप चाहो तो इसमें सारे कंजर्वेशन लॉज लगा सकते हो। बाकी आपको पता है 3 गलत होगा तो एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं करना, चौथा ऑब्वियसली सही होगा, ठीक है। अब है, ड्यूट्रॉन इन इट्स ग्राउंड स्टेट हैज़ अ टोटल एंगुलर मोमेंटम J इक्वल्स टू 1। ड्यूट्रॉन है, ग्राउंड स्टेट में है, टोटल एंगुलर मोमेंटम J की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, 1 दे रखी है, एंड अ पॉजिटिव पेरिटी, पेरिटी हमको पॉजिटिव दे रखी है। द कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L एंड स्पिन S कॉम्बिनेशंस आर, L और S के कॉम्बिनेशंस हमको बताने हैं। सबसे पहले देखिए क्या दे रखा है कि पेरिटी कैसी, पॉजिटिव है, पॉजिटिव पेरिटी। देखिए फ्रेंड्स, हो सकता है आप में से बहुत से लोगों ने नो डाउट, मैंने कहा था प्रीवियस
ईयर पेपर ट्राई करते रहना, तो ट्राई करे होंगे। तो अगर जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे तो आपको ईजी लगेंगे कि ये तो वैसे ही हो जाएगा, तो स्पीड बढ़ा के, या फिर आपको पता है ऑप्शन आता है यूट्यूब में 10-20 सेकंड आगे निकाल के, उस तरीके से करिए, आप टाइम भी ज़्यादा वेस्ट नहीं हो। और अगर नहीं किए क्वेश्चन या फिर ऐसा लग रहा है कि नहीं एक बार समझ लेना चाहिए, कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो आप पूरा अच्छे से भी देख सकते हैं ना। वैसे बताने की चीज़ नहीं थी तो भी ठीक है। देखिए तो पॉजिटिव पैरिटी है। अब देखिए पैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, -1/L। अब इन ऑप्शंस में एल की वैल्यू या 0, 1, 2 इनमें से ही कोई एक है। अब एल की वैल्यू क्या हो कि हमको पॉजिटिव पैरिटी मिलेगी, 1 पे तो नहीं मिलेगी। एल या तो 0 होगा या फिर एल जो है वो 2 होगा, ठीक है। अब देखिए जे क्या होता है, L-S2 L+S ये होता है। अब जे की वैल्यू तो हमको 1 दे दी है, ठीक है। L-S, L को जब हम 0 लेती हूँ मैं, तो 0 - S का मोड, तो यहाँ से S की वैल्यू 1 आ गई है। अब यहाँ से अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो भी वापस 0 के लिए तो वही होगी, तो S की वैल्यू 1 ही आएगी, ठीक है। एक तो क्या चीज़ हो गई, L = 0, S = 1, ठीक है। अगले पे देखते हैं, जब L की वैल्यू 2 हो तो क्या होगा, वापस यही चीज़, J की वैल्यू तो क्या 1 ही है ना, तो 1 = L - S, तो 0, L की वैल्यू 2 इस बार है ना, 2 - S 2, यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग जब हम सॉल्व करेंगे ना, तो वापस वही, एक तो मोड का ध्यान रखना, S की वैल्यू 1 आ जाएगी, और नेक्स्ट वाले से भी क्या होगा 2 + S, वो वापस सॉल्व करेंगे तो वो की वही वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि S की वैल्यू इधर भी क्या है, L = 2, S = 1, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा इसमें, ये वाला, L = 0 S1, L = 2 S1, ठीक है। कुछ नहीं करना है, पैरिटी का पॉजिटिव नेगेटिव से हमको एल की वैल्यू पता पड़ जाएगी, फिर J = L - S to L+S से हम इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है गाइज। अब है 11th क्वेश्चन। देखिए मैं चाह रही थी कि वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबा नहीं हो, क्योंकि फिर क्या एक्सपोर्टिंग अपलोडिंग नेट वगैरह की थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, 1.5-2 GB आते हैं रोज़ के। तो लेकिन अब इसलिए मैंने ये क्वेश्चंस पहले से ही लिख के रखे थे, क्योंकि क्वेश्चन लिख के साथ कराना तो बहुत टाइम वेस्ट टाइप की चीज़ हो जाती। तो अभी मेरे अकॉर्डिंग ये ठीक है कि मैं क्वेश्चन लिखे हुए रखूँ और सॉल्यूशन खुद करती हुई चलूँ, क्योंकि अगर सॉल्यूशन भी उसी टाइम करके रख दूँगी ना, तो फिर समझाने में उतना इफेक्टिव नहीं रहता है और समझने में भी नहीं रहता है ना। तो इसलिए अब देखिए क्वेश्चन है, S1 moves along the line of stability from iron to this uranium, ठीक है, न्यूक्लियस। The nuclear binding energy per particle decrease from about 8.8 mega electron volt to 7.6 mega electron volt. This trend is mainly due to the, अगर हम स्टेबिलिटी की लाइन पर चलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी कर्व की बात हो रही है, तो क्या होता है कि जब हम आयरन से यूरेनियम की तरफ जाते हैं ना, तो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर पार्टिकल है ना, पर न्यूक्लियन डिक्रीज हो जाती है 8.8 से 7.6 पर। तो इसका रीज़न क्या होता है, इसका रीज़न होता है लॉन्ग रेंज नेचर ऑफ कूलाम्ब फोर्सेस। क्या रीज़न होता है, लॉन्ग रेंज नेचर ऑफ कूलाम्ब फोर्सेस, ठीक है। तो आंसर में भी देख सकते हो, होता कैसे रीज़न, अब अच्छे से समझिए इसको। हमको पता है कि न्यूक्लियर फोर्सेस जो होते हैं, थोड़ा लिख भी देती हूँ, न्यूक्लियर फोर्सेस जो होते हैं वो शॉर्ट रेंज होते हैं, राइट। अब जैसे जैसे न्यूक्लियॉन्स जो हैं वो बढ़ेंगे, जैसे जैसे न्यूक्लियॉन्स बढ़ेंगे तो क्या होगा, न्यूक्लियॉन्स बढ़ेंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स जो है उनमें सेचुरेशन प्रॉपर्टी होती है, हमें पता है, तो सेचुरेट हो जाएंगे। अगर सेचुरेशन लिमिट के बाद भी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को बढ़ाया जाता है, तो उस केस में क्या होगा, एक बार लिख देती हूँ ना, ताकि आप लोग वापस से कभी देखो तो माइंड में रहे। तो क्या होगा, सेचुरेशन हो जाएगा। फिर उस पॉइंट के बाद भी अगर ज़्यादा न्यूक्लियॉन्स को हम और बढ़ाते हैं, तो उस केस में जो कूलाम्ब रिपल्शन होगा, कूलाम्ब रिपल्शन वो डोमिनेट कर जाएगा, और इसलिए बाइंडिंग एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। सुन लीजिए एक बार वापस, न्यूक्लियर फोर्सेस शॉर्ट रेंज फोर्सेस होते हैं। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे तो सेचुरेशन बढ़ता जाएगा। एक पॉइंट पे न्यूक्लियर फोर्सेस सेचुरेशन बढ़ता जाएगा, मतलब कि न्यूक्लियर फोर्सेस है ना, उसके बाद में एक पॉइंट पे आगे क्या सेचुरेशन आ जाएगा, दैट मीन्स कि न्यूक्लियर फोर्स सेचुरेट हो चुके होंगे। अब उस पॉइंट के बाद भी अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियस बढ़ाए जाते हैं, तो उस केस में जो कूलाम्ब रिपल्शन होगा वो न्यूक्लियर फोर्स पे डोमिनेट कर जाएगा, और इसलिए उनकी बाइंडिंग एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी। इसलिए इसका रीजन हो जाता है लॉन्ग रेंज नेचर ऑफ कूलाम्ब फोर्सेस, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इन एन एटम इज प्रोपोर्शनल टू, क्वेश्चन बहुत ईजी, हम पहले भी कर चुके हैं। न्यूक्लियस है, स्फेरिकल मान के चलते हैं, स्फेयर की वॉल्यूम V = 4/3 πr³
अब आर क्या होता है, आर नोट 8⁻1/3 इस पूरे का क्यूब, ठीक है। तो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ए के, ए यानी मास नंबर के, तो ये रहा मास नंबर, ऑप्शन ए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू शेल मॉडल ग्राउंड स्टेट ऑफ O815 न्यूक्लियस इज, ये तो सिंपल इक्वेशन है, इसमें हमको बता रखा है कि इसका क्या है, हमको ग्राउंड स्टेट निकालनी यानी वो स्पिन पैरिटी निकालनी शेल मॉडल से। तो प्रोटॉन कितने हैं, 8, ठीक है। न्यूट्रॉन कितने, 15 - 8 यानी 7 आ जाएंगे। अब वही S, P, P, D, बहुत बार तो गेट में क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें ज़्यादा आगे तक जान ही नहीं सीरीज में, यहाँ तक तो निपट ही जाता है काम। हाफ, 3/2, 1/2, इसमें क्या पढ़ सकते हैं 2, इसमें 4, अब क्या 2 और 4 6 तो हो गए, एक और बढ़ना है तो 7 है ना, एक और बढ़ना है तो यहाँ बढ़ने आ जाएगा, तो ये बढ़ने आ गया P हाफ, ठीक है। तो P हाफ तो हाफ हो जाएगा, और क्योंकि पैरिटी कैसे दी जाती है, -1/L से दी जाती है तो माइनस आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/2 माइनस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थ्रेशोल्ड टेम्परेचर above which thermonuclear reaction this can occur is, थ्रेशोल्ड टेम्परेचर निकालना है जिसके ऊपर ये रिएक्शन हो सके। तो सॉल्व करते हैं हम इसको, सॉल्यूशन। मान लेते हैं कि थ्रेशोल्ड टेम्परेचर कितना है, T है, ठीक है। लेट T बी द थ्रेशोल्ड टेम्परेचर, ठीक है। तो इसमें क्या कंडीशन होगी कि जो थर्मल काइनेटिक एनर्जी है वो कूलाम रिपल्शन के बराबर होनी चाहिए। अगर T थ्रेशोल्ड टेम्परेचर है तो कंडीशन ऑफ फ्यूजन रिएक्शन ऑफ हीट होती है, ये टॉपिक हमने पढ़ा नहीं है क्योंकि इससे गेट में ये जो क्वेश्चन अभी कर रहे हैं ना हम लोग, ये काफ़ी ओल्ड है, मैंने 2000 से स्टार्ट किया और 2020 तक के जो क्वेश्चन है थोड़े बहुत हम देखेंगे, तो पुराना क्वेश्चन है इस टाइप का वापस आया भी नहीं, तो ऐसे ही इसलिए मैंने ज़्यादा डीप कंसेप्ट पढ़ाया नहीं इसका। लेट T बी द थ्रेशोल्ड टेम्परेचर है, ठीक है। तो इसकी कंडीशन ध्यान रख लीजिएगा, क्या होती है थर्मल काइनेटिक एनर्जी जो है, थर्मल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, थर्मो में अच्छे से पढ़ते हैं, और 3/2 kBT होती है ना, थर्मो सॉलिड में आ जाती है चीज़ और पता भी होती है, 3/2 kBT होती है। वो किसके बराबर होगा, कूलाम रिपल्शन के, कूलाम रिपल्शन, ठीक है। यानी थर्मल काइनेटिक एनर्जी को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3/2 kBT, और कूलाम रिपल्शन KQ1Q2/R, कूलाम रिपल्शन यानी उसकी ओर से जो एनर्जी है ना, उस एनर्जी की बात कर रहे हैं हम, है ना। तो एनर्जी उसकी वजह से क्या हो जाएगी, यहाँ पर के को मैं लिख देती हूँ 1/4πε0 के Q1Q2/R, ठीक है। अब देखिए यहाँ से T हम निकालते हैं, T क्या हो जाएगा, इधर ट्रांसफर कर दो 2/3 डॉट 1/KB 1/4πε0। अब Q1 Q2 तो देखिए 2 है दोनों साइड में, ठीक है, चार्ज, तो इसलिए टोटल क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ E आ जाएगा, 2E.2 यानी 4E², ठीक है। उसके बाद में /R है। अब R देखिए वही जो R0 वगैरह का फॉर्मूला होता है उससे हम निकालते हैं ना, तो 2R0 A⁻⁻1/3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर KB की वैल्यू क्या होती है 1.38, इसकी वैल्यू है ना 1.38 × 10⁻⁻23 होती है। ये इनसे E², इसको रहने देना, E² / 4πε0 है, इसकी वैल्यू की बात कर रहे हैं ना, तो ये यहाँ से लिख देना। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो मेगा को 10⁻6 में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो 1.6 × 10⁻⁻19। R0 की वैल्यू वही 1.2 फर्मी लेते हैं, जो A की वैल्यू यहाँ पर क्या है 3 है, मास नंबर 3 है ना, तो उसको 3 रखना, और फिर ये सिंपल कैलकुलेशन इसको सॉल्व करना, ज़्यादा डीप जाना नहीं है, बस ये फॉर्मूला और ये तरीका ध्यान रख लेना कि इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। अगर आ जाए एग्जाम में तो अटेंड हो जाए। इसका आंसर बता देती हूँ मैंने सॉल्व किया तो 1.28 × 10⁻10 आंसर है इसका, ठीक है। तो हो गया, अब 15 क्वेश्चन देख लेते हैं। A nucleus having mass number 240 decays by alpha emission to the ground state of its daughter nucleus, ठीक है। The Q value of the process is this, energy in mega electron volt of alpha is, सिंपल सा क्वेश्चन है अल्फा डीके का, हमको पता है, हमने जो सॉल्व किया था, तो क्या होता है Q जो होता है डिसइंटीग्रेशन एनर्जी, Q वैल्यू जो होती है K अल्फा A/A-4, यहाँ पर K है तो क्या होती है अल्फा पार्टिकल निकला है तो जो काइनेटिक एनर्जी लेके निकला है वो, A यहाँ पर मास नंबर होता है,
इससे हमको यहाँ पर क्या क्यू की तो वैल्यू दे रखी है, हमको निकालना क्या एनर्जी निकालनी है, ठीक है। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे भी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी है। तो के क्या हो जाएगा A-4 डिवाइडेड बाई ए इंटू क्यू। A-4 ए की वैल्यू क्या है 240 है, तो 240 - 4 यानी 236 डिवाइडेड बाई 240 इंटू क्यू क्या है यहाँ पे 5.26 है ना, तो 5.26। तो सॉल्व करेंगे इसको तो आंसर आ जाएगा 5.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये आंसर हो गया। अब आधे घंटे की तो वीडियो हो चुकी है, तो मैं पार्ट्स में ही बनाना प्रेफर करूँगी। तो बाकी जो मैंने इस बार वैसे 30 क्वेश्चन लिए थे इस वाले सेट में पार्ट 1 में, लेकिन अभी इतना आई थिंक कि सफिशिएंट है। और नेक्स्ट वीडियो अगर ये ठीक है तो बड़ी कर देंगे और देख लेंगे। तो आप लोग क्वेश्चन के अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और ये 2 क्वेश्चन दिख गए ना तो दिख गए तो इनके सॉल्यूशंस खुद कर लेना, वापस एक्सप्लेन कराऊंगी तब मैच कर लेना, ओके। तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक, पढ़ते रहिए।